Dear students, I'm going to tell you about uh, culture of embryonic stem cells today. First of us, we recall our previous lecture uh, because what is the source of embryonic stem cells must be known. तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जाइगोट जो कि स्पर्म और एग के फ्यूजन से बनता है, डे 0 से लेके डे 3 तक में मरुला स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है. मरुला स्टेज carries 16 to 32 blastomeres and this is day 3. Up to this day this is morula. इसके बीच में स्टेजेस आती हैं, 2 cell 4 cell stage and so on till 16 cell to 32. ये जो ये पीरियड है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, दिस इज ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑल द सेल्स आर टोटिपोटेंट. टोटिपोटेंट का मतलब मैं आपको पिछली बार बता चुकी हूँ कि ईच एंड एवरी सेल इज केपेबल ऑफ मेकिंग कंप्लीट इंडिविजुअल. और कंप्लीट इंडिविजुअल का मतलब है कि बोथ fetus and placenta are made by each and every cell. Now 5th to 7th day पे ये morula further grow करता है and makes blastocyst. Blastocyst is a layer of trophoderm is outside, and here around 30 to 32 cells are there, which is egg-like cylindrical cells are there, and these are known as inermas. These are embryonic stem cells. This is cavity and this is trophoblast. Now, cells are known as pluripotent, which means they have less capacity than totipotent cells in the sense that now these cells can make fetus only and they cannot make placenta. So who is going to make placenta? Placenta is made by trophoblast. ट्रोफोब्लास्ट जो है वो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, प्लेसेंटा बनाने का काम उसको मिल जाता है. और आगे का काम जो भी फीटस है, फीटस से इंडिविजुअल डेवलप होना है, वो these pluripotent cells perform by making 3 germ layers. You must be remembering which are ectoderm, mesoderm and endoderm. अब इन 3 लेयर्स से, जर्मिनल लेयर्स से फिर हमारी पूरी बॉडी बन जाती है. पूरा इंडिविजुअल फीटस से लेके एक मैच्योर बेबी इन लाइनिंग्स के सेल्स से बनने लगता है और ग्रेजुअली ये मल्टीपोटेंट और यूनिपोटेंट होते चले जाते हैं. सो पोटेंसी चेंजेस. नाउ इनका कल्चर, अब हम कल्चर देखते हैं. कल्चर करने के लिए सबसे पहले I will thank or acknowledge scientists who made effort towards this field. So Evans and Kaufman. In 1981 and in the same year Martin, ये अलग अलग लैब में इन्होंने ये कल्चर किया है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स. कल्चर इज नॉट वेरी इजी बिकॉज कल्चर कंडीशंस जिसमें कि ये स्टेम सेल्स सरवाइव करें, ग्रो करें और इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को मेंटेन रखें. कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको याद होंगे, ये अनस्पेशलाइज्ड होते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोलिफरेशन होता है और रिक्वायरमेंट पे ये डिफरेंशिएट हो सकते हैं. सो इन तीनों को मेंटेन करता हुआ एक कोई कल्चर जो कि इन विट्रो हो.
ये सारा काम जो स्पेशलाइजेशन या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो इन विवो होते हैं बॉडी में। उसके साथ इन विट्रो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को सरवाइव करवाना, ग्रो करवाना वाज अ चैलेंज, और बहुत समय कोशिश करने पे अल्टीमेटली ये साइंटिस्ट सक्सेसफुल हुए थे। सो टू स्टार्ट विद, I'm telling you with the experiment of Evans and Kaufman. ये इन्होंने एक्सपेरिमेंटल एनिमल लिया, एनिमल सोर्स वाज माइस। अब माइस क्यों लेते हैं? माइस हमारे लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए एक मॉडल एनिमल है। मॉडल एनिमल का क्या मतलब होता है कि जिसमें कि ह्यूमन बीइंग्स जैसी प्रॉपर्टीज मिल सकती हैं, क्रिएट की जा सकती है, डिजीज प्रोड्यूस की जा सकती है, और जीन्स का मैनिपुलेशन भी किया जा सकता है, डीएनए आरएनए का के बारे में मॉडल ऑर्गेनिज्म में पढ़ लेते हैं, फिर उसको ह्यूमन बीइंग्स पे अप्लाई करके देखते हैं कि फिर जैसा इनमें मॉडल ऑर्गेनिज्म में चल रहा है, जो भी फंक्शन हम देख रहे हैं, जैसे भी फॉलो कर रहे हैं, वो जैसा यहाँ पे मिला, क्या वैसा ही ह्यूमन बीइंग्स में भी होता है। तो इनिशियली ह्यूमन बीइंग्स पे हम टेस्ट नहीं कर सकते, so we need mice or any other guinea pigs are also there, ferrets are there, and mastomus है, बहुत से एनिमल्स है। अल्टीमेटली मंकी लिया जाता है जो कि प्राइमेट मॉडल ऑर्गेनिज्म में आता है, जो कि ह्यूमन बीइंग्स के सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव्स में माना जाता है एवोल्यूशन में। सो तो इन लोगों ने सबसे पहला काम क्या किया, ये कोशिश की कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स माइस से मिले। अब इसके लिए क्या फैक्टर्स जरूरी थे? 3 बातें जरूरी थी कि एग्जैक्ट स्टेज from where we can get ECS, embryonic stem cell। तो ये था कि चूंकि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में मिलना चाहिए, तो इसलिए ये एम्ब्रियो से ही मिलेगा। फिर ये जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो प्रिकर्सर है। प्रिकर्सर माने एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जहां से मिलेगा, वो कहां से मिलेगा? वो इसमें से मिलेगा, तो प्रिकर्सर सेल कहलाएगा। तो प्रिकर्सर है, प्रिकर्सर से हमें प्रिकर्सर्स मतलब सिंगल नहीं चाहिए, फिर एक्सपैंड करना पड़ेगा इनको नंबर में, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना है, इनके बारे में जानना है, इनको डिफरेंट कल्चर कंडीशंस में रखना है, तो इनका नंबर ग्रो होना चाहिए। तो प्रिकर्सर को कैसे ग्रो करें, लाइन नंबर, एग्जैक्ट स्टेज कौन सी है, एम्ब्रियोनिक स्टेज, फिर उस एम्ब्रियोनिक स्टेज को लेके नंबर में बढ़ाएं, एंड फिर उसके बाद जब स्टेम सेल्स मिल जाए हमें हाथ में, तो कौन सी कंडीशंस है कि हमें फिर स्टेम सेल्स मिले, और ये जो भी है स्टेम सेल जो भी है, जब ये हाथ में आ गया तो इसको हम उसी कंडीशंस में अनस्पेशलाइज्ड लॉन्ग टर्म में रिन्यूअल के साथ मेंटेन रखें, और डिफरेंशिएशन को थोड़ा डिले कर सकें। तो ये इन डिफरेंशिएशन को डिले करने का पर्पस था कि पहले ये अनस्पेशलाइज्ड क्यों है, तो उस समय क्या डीएनए है, डीएनए की क्या सिचुएशन है, कौन सा जीन स्विच ऑन है, कौन से जीन स्विच ऑफ है, वो पता करना है, यहाँ पे कौन सी प्रोटीन्स बनती वो पता करना है। देन उसके लिए, और उनकी ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि लॉन्ग टर्म प्रोलिफरेट भी करेंगे, साथ में रिन्यू भी होते जाएंगे, और साथ में उनका कैरियोटाइप यानी कि उनकी क्रोमोसोम नंबर नहीं बदलेंगे, उनकी क्रोमोसोम की क्वालिटी यानी कि डीएनए कांस्टेंट नंबर और कंपोजिशन में वैसा ही का वैसा रहेगा। तो ऐसी कंडीशंस यहाँ पे हमें चाहिए थी जिससे कि स्टेम सेल प्रोलिफरेट कर ले। पहले तो एम्ब्रियो प्रोलिफरेट करे, नंबर में बढ़े, फिर उसके बाद वो सेम रहे, सेम प्रकार का स्टेम सेल दे जो कि इन विवो होता है, यानी कि बॉडी के अंदर होता है। फिर उसके बाद वो वैसा ही रहे, अनस्पेशलाइज्ड
एंड विद कॉन्टिन्यूअस रिन्यूअल, एंड इसमें पोटेंसी रहे मल्टीपोटेंट बनने की और यूनिपोटेंट बनने की। तो ये सारों के लिए कल्चर कंडीशंस उन्होंने ढूंढी। तो ये 3 चीजें उन्हें ढूंढनी थी, एग्जैक्ट स्टेट, फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, देन स्टेम सेल्स को लार्ज नंबर में ग्रो करना। ना फिर उन्होंने क्या किया, इसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया, फिर दिस वाज प्रेग्नेंट फीमेल 129 SVE माइस। ये माइस की वेराइटीज होती है जिनका की पूरा डीएनए पता होता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पता होते हैं, जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों नोन होता है, और उसको इनब्रेड यानी कि आपस में ही इस तरह के माउस की मेटिंग करा के उनको उनका डीएनए जो है वो एक कांस्टेंट और प्योर लाइन रखा जाता है। तो इस तरह से एक खास वेराइटी का माइस उन्होंने लिया जो कि प्रेग्नेंट था और फीमेल माइस था। देन उन्होंने एग्जैक्ट हमें स्टेज पता होनी चाहिए कि उसका वो प्रेग्नेंट था यानी कि उसमें जाइगोट बना था। अब जाइगोट से किस स्टेज का लें कि एम्ब्रियो हम हार्वेस्ट करें कि वो प्लूरिपोटेंट सेल्स सही दे। तो ये देखा गया कि 2.5 डे पे अगर हम एम्ब्रियो हार्वेस्ट करते हैं तो आगे हमारा काम चल सकता है। At this time they remove the ovaries of that mice. Ovaries को निकाल दिया गया and process is known as ovaryectomies. Mice were ovaryectomized. ये प्रोसेस है उनकी, अब ओवरी की जरूरत नहीं है, उसको हटा दिया। Then mice were injected with 1 milligram Depo-Provera. ये डेपो-प्रोवेरा का काम क्या है, ये हमने जैसा कि बताया कि ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हमें डिले करना था ओवरी में, सॉरी यूट्रस में। तो इस मेडिसिन से उन्होंने इतना 1 मिलीग्राम इंजेक्ट कर दिया, ब्लास्टोसिस्ट को पड़ा रहने दिया वहां पे, लेकिन उसका इम्प्लांटेशन जो था वो नहीं हो पाया यूट्रस। 2.5 डे पे ओवरी को हटा के उसमें माइस में 1 मिलीग्राम ये मेडिसिन डाल दी गई, इंजेक्ट कर दी गई, और उसका असर था कि ब्लास्टोसिस जो था वो उसी स्टेज में रहा, वो फर्दर इंक्रीज नहीं किया। आफ्टर 4 to 6 days they harvested a number of blastocysts. How come? यहाँ पे एक ब्लास्टोसिस्ट था जिसका की इम्प्लांटेशन इन्होंने दवा की वजह से रोक दिया, और उसकी वजह से जब ये रुका रहा, ये इम्प्लांट नहीं हुआ यानी कि यूट्रस में चिपका नहीं, तो क्या हुआ कि वो वहां पे फ्री फ्लोटिंग फॉर्म में रहा, और उसमें से वहां पे जोना लेयर होती है, जोना लेयर से ब्लास्टोसिस्ट बाहर आ गया, एम्ब्रियो फ्री हो गया जोना से, फ्री ऑफ जोना, जोना में से एम्ब्रियो बाहर आ गया और फ्रीली फ्लोट कर रहा है यूट्रस में, इम्प्लांट नहीं हो रहा है, वहां पे जुड़ नहीं रहा है, और ये फिर ब्लास्टोसिस्ट जो है वो नंबर में बढ़ गए। तो स्टार्ट किससे किया था,
वहां पे जाइगोट बना होगा, जाइगोट से तो एक ही ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, लेकिन इस मेडिसिन की वजह से क्या हुआ कि वो इम्प्लांट नहीं हुआ, यूट्रस तक पहुंचा मगर वहां चिपका नहीं, वहां पे फ्लो करता रहा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच तो इस दवा की असर से या डिले होने की वजह से उसके ऊपर की कवरिंग जो जोना था वो रिमूव हो गया और उसमें से एम्ब्रियो बाहर आ गया। एम्ब्रियो जब बाहर आ गया तो अभी भी ऐसी स्टेज थी कि एम्ब्रियो नंबर में तो बढ़ने लगा, बहुत सारे बन गए वो सेम आइडेंटिकल एम्ब्रियोज, बट वो यूट्रस में चिपक के इम्प्लांट नहीं हुए, एंड दैट इज हार्वेस्टेड। इस समय प्राइमरी एक्टोडर्म बन गई। एम्ब्रियो से हमें क्या स्टेम सेल क्या बनाएगा, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल यहाँ पे जो मिला है वो एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म बनना था, लेकिन यहाँ पे इस स्टेज में दिखा कि केवल प्राइमरी एंडोडर्म बना। ठीक है, तो इस स्टेज तक बहुत ढेर सारे एम्ब्रियो हार्वेस्ट कर लिए गए हैं, और ये सारा हार्मोनल कंट्रोल्स में नेचुरली बॉडी में होता है, लेकिन इस चीज को कंट्रोल करके ये जो रिकवर किए गए ब्लास्टोसिस्ट उनको फिर कल्चर किया गया ऐसे ही एज सच इन पेट्री डिशेस और डिशेस जिसमें कि एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ टिश्यू कल्चर टिश्यू कल्चर मीडिया, small drop of tissue culture media containing approximately 6 embryos. 6 embryos एक डिश में डाल दिए गए जिसमें कि कल्चर मीडिया भी था एक ड्रॉप, और इसके ऊपर पैराफिन ऑयल की एक ड्रॉप डाल दी गई। इसके ड्रॉप डालने से क्या होता है कि ये कल्चर मीडिया एवोपोरेट नहीं होता है और मेंटेन रहता है, क्योंकि ज्यादातर ये चीजें जो है आपका कल्चर जो होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन किया जाता है। इस टेम्परेचर पे कल्चर मीडिया एवोपोरेट हो सकता है, उसको बचाने के लिए ऑयल की एक ड्रॉप ऊपर डाल दी, और अराउंड 6 एम्ब्रियोज जो थे वो इसमें पर पेट्री डिश और पर वेल कहना चाहिए, पेट्री प्लेट है अगर कल्चर प्लेट है तो उसमें मल्टीपल वेल्स होंगे, इनको वेल्स कहते हैं। इनमें ड्रॉप एक डाल के और 6 एम्ब्रियोज के साथ हर एक को छोड़ दिया गया 37 पे कि ये अब इसमें कल्चर मीडियम में ग्रो करें, जैसा कि हमें बताया अब हमें नंबर में इनको भी ग्रो करना था। सॉरी 6 एम्ब्रियोज ब्लास्टोसिस्ट को ही कहा गया है। अब ब्लास्टोसिस्ट जो है, ब्लास्टोसिस्ट में हमने बताया कि आपको एंडोडर्म बाहर बन गए हैं सारे इसके अंदर, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर भी इनर सेल मास सेल जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है उसके पास, तो उसमें से जर्मिनल लेयर्स बनने लगती हैं, जो कि इस केस में जब कल्चर कंडीशंस में बनाते हैं ऐसी कंडीशंस रखते हैं कि खाली एंडोडर्म बना। ठीक है, तो एंडोडर्म प्लस बिग ट्रोफोब्लास्ट सेल्स बन जाते हैं, तो ओनली एंडोडर्म ग्रोज एंड इट अटैचेस द पेट्री टिश्यूज। तो एंडोडर्म जो है अगेन ये ब्लास्टोसिस्ट है, ये इनर मास है, यहाँ पे सेल्स है, सेल से एक जर्मिनल लेयर बनी एंडोडर्म। ये जो ये सेल्स हुए, ये इसको अगर सीधा बनाते हैं ज्यादा सही रहेगा, दिस गेट्स अटैच्ड हियर। तो ब्लास्टोसिस्ट जो है वो एंडोडर्मिक लेयर से यहाँ पे पेट्री डिश में जो भी मीडिया है या फीडर लेयर हो सकती है यहाँ पे उससे अटैच हो गई, उसके साथ ये ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो गए। और ये इनर मास सेल्स का स्ट्रक्चर पहले ही बता चुके हैं कि एग लाइक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, सिलेंडर जैसा होता है, तो एग लाइक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स है। नाउ
नेक्स्ट स्टेज में क्या करा जाएगा कि अब हमें चाहिए एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। तो ट्रिप्सिन यूज करके, ट्रिप्सिन आप जानते हैं एंजाइम है, ट्रिप्सिन यूज करके फिर इनको रिकवर किया गया ब्लास्टोसिस्ट में से। ब्लास्टोसिस्ट आगे चल के फिर धीरे धीरे सेलुलर जर्मिनल लेयर्स में जैसे बदल रहा है, तो ट्रिप्सिन यूज की गई। ट्रिप्सिन की वजह से फिर ये सेल्स मिलते हैं। अगेन सेल्स को ग्रो करना है, अब स्टेम सेल्स को ग्रो करना है, तो दूसरा पेट्री डिश लिया जाएगा जिसमें कि ये जिलेटिन से पहले से ट्रीटमेंट है, जिलेटिन प्री ट्रीटेड पेट्री डिश लेके प्लस यहाँ पे माइटोमाइसिन सी इनएक्टिवेटेड एस्टियो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं यहाँ पे, प्लस कल्चर मीडिया है ऑब्वियसली। ये कल्चर मीडिया का नाम है डेल्बेको modified minimal essential media containing 10% fetal calf serum plus 10% newborn calf serum, newborn calf serum। तो ये बैलेंस्ड मीडिया होता है। ये आप जब मीडिया के बारे में पढ़ेंगे, कल्चर मीडिया बहुत वैरायटी के होते हैं, तो ये एक बैलेंस्ड मीडिया है, उसमें सीरम डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। तो इस केस में ये सीरम डाल के फिर मीडियम में एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को नंबर में बढ़ाने की कोशिश होती है। तो यहाँ पे ये पड़ा रहता है, जिलेटिन होता है, जिलेटिन प्लस फाइब्रोब्लास्ट फीडर लेयर कहलाती है। माइटोमाइसिन सी इनएक्टिवेटेड माने कि फाइब्रोब्लास्ट खुद नहीं ग्रो करेगा, क्योंकि फाइब्रोब्लास्ट भी एनिमल सेल है, तो वो खुद भी मल्टीप्लाई कर सकता है, बढ़ सकता है, कॉमन कंटामिनेंट की तरह से एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के साथ ग्रो कर सकता है, तब दिक्कत हो जाएगी, वो चाहिए नहीं। जबकि ये ग्रोथ सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है, बहुत अच्छा फीडर लेयर बनाता है। तो वो खुद ना बढ़े, वो फीडिंग करे, जिन सेल्स को हम बढ़ाना चाहते हैं उनकी फीडिंग होनी चाहिए, ये खुद नहीं ग्रो करना चाहिए, इसलिए उनको इससे इनएक्टिवेट करवा दिया जाता है और बैलेंस सॉल्ट सॉल्यूशन अलोंग विद सीरम यूज किया जाता है कि ये सेल्स नंबर में बढ़े। और इनको फिर ये यहाँ पे अब सेल्स जो ग्रो कर रहे हैं उनको डेली एग्जामिन किया जाता है। डेली एग्जामिन किया जाता है उनकी ग्रोथ के लिए। अब एग्जामिनेशन की टेक्निक्स, इनको पूरी पूरी पेट्री डिश जो है माइक्रोस्कोप के नीचे रख दी जाती है, जो कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप कहलाता है, या इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप के में पूरी पूरी पेट्री डिश रख दी जाती है। मतलब सेल्स निकाल के देखने की, स्लाइड पर रख के देखने की जरूरत नहीं होती है, तो कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप सेल्स के हाल बता देता है उस पेट्री डिश के थ्रू। और फिर उसके बाद जब पेट्री डिश में सेल्स अटैच हो जाती हैं, तो अगेन यूज ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन से क्या होता है कि यहाँ पे सेल्स जो है ये पेट्री डिश पे फीडर लेयर पे चिपके हुए, तो यहाँ से ये जिलेटिन कट जाती है और सेल्स जो है सिंगल सेल स्टेज में फ्री फ्लोइंग हमें मिल जाते हैं। दिस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। ये इनको हार्वेस्ट करके ले लिया जाता है और फिर अभी ये कितने नंबर में बढ़े हैं उनको और बढ़ाना है, तो एक नई पेट्री डिश में जिसमें कि जिलेटिन और फाइब्रोब्लास्ट की और डेल्बेको मीडियम की ऑलरेडी प्रेजेंस है, उसमें वो डाल दिए जाते हैं, दे ग्रो फर्दर एंड सो ऑन।
and this process is known as passage. उस कल्चर को नए मीडियम में डालने को, मतलब यहाँ से सेल्स निकाली और उनको नए मीडियम में डाल दिया, ये प्रोसेस जो है ये पसाज कहलाता है। तो ये पसाज जो है हर तीसरे चौथे दिन, डिपेंडिंग ऑन द ग्रोथ ऑफ सेल्स, दीज आर पसाज एवरी 2 or 3 days पे। और एक्टिवली अब इससे क्या रिजल्ट मिलता है, अगर सब ये कल्चर सक्सेसफुल हुआ जैसा कि इवांस और कॉफमैन और मार्टिन को भी मिला, तो क्या हुआ कि यहाँ पे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की कॉलोनीज मिल गई। कॉलोनी माने एक सेल, हमने 3 सेल डाले थे, 3 सेल ने बहुत प्रोलिफरेट हो रहे हैं, और कल्चर कंडीशंस ऐसी हैं कि वो डिफरेंशिएट नहीं होंगे। पहले ही बताया कि ये दे विल रिमेन अनस्पेशलाइज्ड, they will renew themselves for long period of time और no differentiation। तब ये नंबर में हमें ज्यादा मिलेगी, बहुत सारी कॉलोनीज मिल गई, इस तरह से कॉलोनीज मिली। और इस तरह से अगर इनको मास कल्टीवेशन करना है, इनका ये तो पेट्री टिश्यूज में कम कॉलोनीज होंगी, टोटल नंबर कम होगा, तो दे कैन बी मूव्ड इनटू flask and free flowing culture for mass production. This is how embryonic stem cells can be grown। और इवांस और कॉफमैन को और मार्टिन को मिलती जुलती कंडीशंस में, और थोड़ा उनका मार्टिन के एक्सपेरिमेंटल मेथड्स कुछ और थे, या सोर्स कार्सिनोमा था, यानी कि कैंसर सेल लाइन थी, उससे उन्होंने सोर्स लेके स्टार्ट किया था ये सारा काम। लेकिन उन्होंने अपने मीडिया डेवलप किए मिलते जुलते कंडीशंस में, उन दोनों को सक्सेसफुली एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के का कल्चर मिल गया, अनस्पेशलाइज्ड, रिन्यूड, विदाउट डिफरेंशिएशन, सो दैट ही कुड get single cells in test tube, and from that he can they can manipulate, or all the scientists who are interested in this field, they can manipulate and those cells, or find out the facts of those cells, and that is only possible when we get them in large numbers। और before starting to experiment with these, एक necessary condition होती है कि characterize करो कि जो हम सोच रहे हैं कि जैसा कि ये इन विवो यानी कि बॉडी में जैसा कि स्टेम सेल पाया जाता है, क्या वाकई इन विट्रो भी हमें मिला है। तो कैरेक्टराइजेशन दे डिड बाय कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइपिंग जो है क्रोमोसोम्स को जज करने का तरीका है, जिसको हम बाद में कैरेक्टराइजेशन ये मेथड्स हम आपको बाद में फिर अलग टॉपिक में अलग क्लास में लेके बताएंगे। और जब ये कैरियोटाइप वाइज ओके निकले तो उनको लेके फिर इनको डिफरेंशिएट भी करा लिया। एंड डिफरेंशिएशन के लिए फिर क्या नया मीडिया लेना है, कौन सा हार्मोन डालना है, कौन सा साइटोकाइन डालना है, क्या कंडीशंस रखनी, कितने दिन में स्टेम सेल से कोई दूसरा नर्व सेल, लिवर सेल, हार्ट सेल, बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उनको बनाया जा सकता है, फिर उनको ग्रो करो नंबर में, so that you can make organs or tissues in vitro। So this was the complete experiment, and I have already told you the names of scientists who did this possible by their hard work। Now I would like to tell you one more thing कि जब ये कल्चर किए जाते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एक बार फिर से हम रिवाइज। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के लिए हम 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स तो हैं ही हैं जो हैं, लेकिन उसके अलावा जब ये कल्चर किए जाते हैं, माइस के कल्चर किए गए, तो क्या हुआ, क्या देखा गया कि दे शुड रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू ऑफ ओरिजिन। मतलब जैसे थे पहले वैसे ही रहने चाहिए, अनस्पेशलाइज्ड, और दे जस्ट ग्रो इन नंबर,
सेकेंड पॉइंट क्या था? दे कैन री-एंटर नॉर्मल डेवलपमेंट। नॉर्मल डेवलपमेंट में वो उनको एंटर होना चाहिए। नॉर्मल डेवलपमेंट कैसे चेक किया गया? They can re-enter normal development when introduced into morula or blastocyst stage of normal embryo. किसी दूसरे एम्ब्रियो में, दूसरे माइस के एम्ब्रियो के मोरुला और ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में इन सेल्स को अगर डाल दिया जाए, अगर ये जो हमने ग्रो किए हुए हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, इनको अगर इसमें डाल दिया जाए तो वो इन सेल्स के साथ मिलके नॉर्मल फीटस और नॉर्मल इंडिविजुअल को ग्रो करने की इनकी कैपेसिटी होनी चाहिए। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होना चाहिए कल्चर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का। फिर एडवांसेस लाइक जीनोम एडिटिंग। जीनोम एडिटिंग आप जानते हैं आजकल बहुत चल रही है। क्रिस्पर टेक्निक आपने पढ़ी होगी। So genome editing using CRISPR-Cas9 have expanded the opportunities for multiplex and or complex genome engineering. यानी कि genetic engineering की techniques इन cells में apply होती हैं और करनी हम कर सकें इन cells में, ऐसे ये cells हमें मिलनी चाहिए और हम उसमें genetic modification कर पाएं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर पाए और खुद इन सेल्स को वैरायटी ऑफ मेथड से डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स प्लान करके इनका फ्यूचर फेट डिटरमिन कर सकें। फ्यूचर फेट क्या होगा? या तो ये इनकी जो भी हम कल्चर मीडियम देंगे उसके अकॉर्डिंग ये टिश्यू बनाएंगे। और फिर क्या है कि एक साइड में हमने बना लिया, फिर उसको हम रिवर्ट बैक कर लें और फिर यहाँ से दूसरे तरीके का टिश्यू बना लें। दीज आर फ्यू एग्जांपल्स। जब हम रीजेनरेटिव मेडिसिन पढ़ेंगे तो ये सारे एस्पेक्ट्स हम फिर से पढ़ेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट culture of embryonic stem cells today. If you like my class or lecture, then you please subscribe it, like it, and share it also. And you can give me comments so that I can improve and add various things in my lectures. And if you have any questions, please ask them in the comment box. I will definitely answer in the next class. Thank you.